हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। तो इसी के साथ हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर 5 हुज नेम इज लाइब्रोसिस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो अगर इससे पहले जिसने मेरे लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में आ चुका है YouTube चैनल की, तो जल्दी से उस पे जाइए और उसको विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम लेक्चर 3 पढ़ने से पहले हम लेक्चर 2 की कुछ बातों को मेमोराइज कर ले, रिवीजन कर ले। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, रिवीजन विथ मोनू सर। तो चलिए इसी के साथ हमने क्या पढ़ा था उसको हम रिवाइज करते हैं। तो उसी के साथ हमने पढ़ा था एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है? एंडोस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर एंटर्स इनटू द स्टोमेटल पोर एंड दिस स्वेल्स अप। इसका मतलब यह है बच्चों, जो एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन रहता है और उसके अंदर पानी की एंट्री हो जाती है और वो स्वेल कर जाता है। बट बच्चों जब हम उसको धूप में रख देते हैं और उसके अंदर सारा पानी निकल जाता है तो उस प्रोसेस को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है, जिसमें वाटर एग्जिट कर जाता है। इसका मतलब है बच्चों, जब वाटर एंटर करता है गार्ड सेल के अंदर तो उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, एंडोस्मोसिस। और जब पानी निकल जाता है फ्रॉम द स्टोमेटल पोर तो उस प्रोसेस कहा जाता है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं रेशंस, रेशंस मतलब किशमिश, ग्राउंड नट्स, चने ले सकते हैं कि अगर आप रात को पानी में डालते हैं तो सुबह आपको फूले हुए मिलते हैं। और यदि आपने देखा होगा कि ये किशमिश कैसे बनाते हैं, तो अंगूर जो है, अंगूर को धूप में सुखाया जाता है फिर वो किशमिश बनता है। तो जब उसे धूप में सुखाया जाता है तो उसके अंदर का सारा पानी उड़ जाता है फ्रॉम दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसके बाद बच्चों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स में डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो अब इसके लिए हम पढ़ेंगे कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो दिन के समय अपना स्टोमेटल पोर बंद रखते हैं। अब आप इसका आंसर जानते ही होंगे जिन्होंने मेरा लेक्चर 1 और 2 लिया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि दिन में वो अपना स्टोमेटल पोर इसलिए बंद रखते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो डेजर्ट है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा धूप पड़ती है और वहां पानी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसीलिए जो पौधे होते हैं वो अपना स्टोमेटल पोर बंद रखते हैं कि उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है ना हुए। ट्रांसपिरेशन मतलब आप जानते होंगे कि लॉस ऑफ वाटर, कि जो वाटर मतलब धूप पड़ेगी प्लांट पे और उसका स्टोमेटल पोर ओपन होगा तो उसमें धूप डायरेक्टली जाएगी और बहुत सारा पानी वहां पर भी उड़ जाएगा। इसलिए वो दिन के टाइम कुछ नहीं करते, अपने स्टोमेटल पोर बंद करते हैं। और रात के टाइम वो लेते हैं CO2 और वाटर जो उनके पास अवेलेबल रहता है और उससे वो इंटरमीडिएट मैलिक एसिड बनाते हैं। मैलिक एसिड एक न्यूट्रिएंट है जिससे वो अपने आप को उस समय के लिए सस्टेन रख सकते हैं। फिर जैसी सुबह होती है, सुबह जैसे सूरज उगता है वो सनलाइट लेके तुरंत जो मैलिक एसिड है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर इसी प्रोसेस को रिपीटेड एंड रिपीट करते रहते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा न्यूट्रिशन करते हैं हम इंसान, बताइए जल्दी आप। हम करते हैं क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में आप जानते हैं कि हम जो फूड है वो खाते हैं। डाइजेशन में वो जो फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड जो है ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। और एसिमिलेशन में वो जो फूड है हमारे बॉडी सेल्स द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एसिमिलेशन में क्या होता है, जो फूड हमारे जो बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है वो इस्तेमाल होता है न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने को किसके, सेल्स के, और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। और इजेशन में बच्चों होता है जो हमारे एक्सेसिव अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है उसका इजेशन हम कर देते हैं थ्रू द एनर्जी। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये 5 स्टेप पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन इन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टेप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़े थे कि माउथ में सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होता है। हमने मतलब बच्चों सिर्फ ये ऐसे ओवरव्यू लिया था। उसके बाद माउथ के बाद हमने क्या कहा था बच्चों कि वो हो जाता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस आप छोटे क्लासेस में उसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। और उसमें हमने पढ़ा था बच्चों की बोलस। बोलस क्या होता है बच्चों, बोलस एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम खाना खाते हैं वो सलाइवा के साथ जब मिक्स हो जाता है फूड, उसको बोलस कहा जाता है। और वो थ्रू दी हमारे ओसोफेगस वो हम निगल लेते हैं। जिस प्रोसेस जब हम निगलते हैं तो बच्चों उस प्रोसेस का आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस बच्चों मूवमेंट क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो ओसोफेगस उसमें रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता रहता है, तो उसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब बच्चों उसके बाद देखें तो खाना कहां जाता है, खाना जाता है हमारे स्टमक में। वहां भी बच्चों केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन होता है। और बच्चों उसके केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, जो हमारा पेट है, वॉल्स है, वो अपने पेट में क्या है होता है बच्चों, बहुत सारे गैसेस जो जूसेस होते हैं
वो हमारे पेट में होते हैं। उसके बाद अगर हम पढ़े क्या, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है, जहां फूड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों क्या होता है, बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना खाते हैं उसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। उसके बाद हमारा बच्चों हो जाता है क्या, इजेशन। और उसके बाद बच्चों हमने एक एक पार्ट्स को हम अच्छे से पढ़ रहे थे। तो उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था, अब उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों क्या, माउथ। हमने माउथ के एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के रूप में पढ़ा था। माउथ में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम फूड को इंजेस्ट करते हैं और बच्चों उसमें हम क्या करते हैं फिर मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है बच्चों, जब हम खाने को च्यू करते हैं और क्रस्ट करते हैं थ्रू आवर टीथ, तो हम उसको मैकेनिकली एंड केमिकली डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं वो जो फूड है हमारी जीभ द्वारा टेस्ट, हम खाने को टेस्ट करते हैं और उसको सलाइवा के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमने माउथ खत्म कर लिया। और ओसोफेगस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ओसोफेगस में हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। जो फूड होता है हम जब पुश उससे करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन इन आवर स्टमक, तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं बच्चों, वो हम उस प्रोसेस कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आज हम चालू करने वाले हैं बच्चों क्या, आज हम चालू करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन एमोबा पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन पेरोनिशियम पढ़ेंगे, और जो हमारे पार्ट छूट गए हैं जैसे कि हमने माउथ और ओसोफेगस पढ़ लिया, याद हम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हम पढ़ेंगे और आगे पहले ये हम कंप्लीट करेंगे अभी। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो बच्चों इसी के साथ हमने अपना रिवीजन खत्म कर लिया और अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या बच्चों, स्टमक। तो चलिए बच्चों हम स्टमक जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, स्टमक। तो बच्चों जो स्टमक है वो हमारा लार्ज शेप्ड ऑर्गन, लार्ज शेप्ड जे ऑर्गन है। आपने जैसे देखा होगा हम जे जैसे बनाते हैं अल्फाबेट में, हम अल्फाबेट में जे बनाते हैं ऐसे, और जो हमारा पेट है वो भी है कैसे, ऐसे। तो हम इसको कहते हैं सिमिलरली मैच करता है क्या अल्फाबेट जे से, तो हम इसे कहते हैं इट इज द लार्ज जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। तो चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा। तो बच्चों हम लिखते हैं it is the large muscular J shaped organ। और बच्चों जो हमारा स्टमक है वो टू टाइप्स में हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, एक केमिकल डाइजेशन और एक मैकेनिकल डाइजेशन। तो बच्चों इसको हम लिखते हैं जल्दी से। तो बच्चों हम लिखते हैं क्या, द वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड इन टू वेज। अब बच्चों टू वेज क्या है, अब आपको पता है वो टू वेज है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल डाइजेशन। तो बच्चों देखिए अब हम लिख रहे हैं जैसे कि मैकेनिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है उसको हम चर्निंग ऑफ फूड भी कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन क्या कहते हैं बच्चों, चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। उसके बाद बच्चों हमने क्या इसमें होता है केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। तो बच्चों जैसे कि आपने समझ लिया हो कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, लार्ज मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है, और द वॉल ऑफ द स्टमक हमारी मदद करती है खाने को पचाने में, एक मैकेनिकल डाइजेशन के द्वारा, एक केमिकल डाइजेशन के द्वारा। आपने बच्चों देखा होगा जैसे कि जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा स्टमक है, आपके पेट में कभी ना कभी गुड़गुड़ होती होगी जब आप भूखे रहते होगे या फिर जब आप एक्सेसिव ईटिंग कर लेते होगे। तो ये जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स है हमारे स्टमक की, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है। और बच्चों चलिए अब हम आगे और पॉइंट्स लिखते हैं। तो बच्चों द सेल्स ऑन द वॉल, द सेल्स ऑन द वॉल ऑफ आवर stomach, the cells on the wall of our stomach which have gastric
ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब बच्चों एक बात समझनी जरूरी है, जो हमारी जो स्टमक है, जो हमारे स्टमक के जो सेल्स हैं वो कुछ करते हैं कंटेन क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं। तो आगे हम लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट। तो हम बच्चों लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रेट्स a complex digestive fluid which referred as a gastric फ्लूइड। मतलब बच्चों जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं वो किस नाम से जाना जाता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स नाम से। अब गैस्ट्रिक फ्लूइड्स कौन कौन से हैं, तो आइए जानें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गैस्ट्रिक ये जो फ्लूइड है ये 3 टाइप के सेक्रेट होते हैं थ्रू आवर स्टमक। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन एंजाइम और एक होता है क्या, म्यूकस। तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी के साथ इसको मिटाते हैं और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, HCl, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। तो उसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो बच्चों जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस वो कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन से, एक HCl which is known as a hydrochloric acid and pepsin enzyme, और एक बच्चों होता है क्या, म्यूकस। अब बच्चों ये तीनों क्यों जरूरी है हमारे डाइजेशन के लिए। अब बच्चों ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक बच्चों एक एसिड है जो कि हमारे खाने को जल्दी से डाइजेस्ट करने में मदद करता है और जो ये एसिडिक मीडियम बना देता है हमारे पेट में। और अब बताइए बच्चों ये जो सब है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब देखिए बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। देखिए ये क्या क्या करता है, ये प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और ये बच्चों डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। बच्चों आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, जब बेबीज होते हैं वो अपने मतलब कोई भी गंदे हाथों से भी खाना खा लेते हैं, जिसके साथ साथ खाने के साथ साथ हमारे पेट में बहुत सारे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। अब वो जो बैक्टीरिया है वो कौन मारता है, उसको मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जिसके कारण जो जितने बुरे बैक्टीरिया ये सब जो हमारे पेट के अंदर जाते हैं उन सबको मार देता है। तो उसको हम कहते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ फूड। अब बच्चों ये जो होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम किस लिए प्रोवाइड करता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम की जरूरत किसको पड़ती है, पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम है वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही रिलीज होता है, तो इसीलिए ये इस पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों, helps in breakdown of प्रोटीन। तो बच्चों ये हेल्प करता है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन में। अब बच्चों आप एक चीज समझे होंगे, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि एसिड जो है बहुत खतरनाक होता है। तो क्या वो हमारे जो पेट में बन रहा है वो खतरनाक नहीं है, तो इसका आंसर है कि हाँ वो भी खतरनाक है और इससे हमारे पेट को भी इंजरी हो सकती है। तो पेट को भी इंजरी हो सकती है, इसलिए हमारा पेट जो है हमारा जो बॉडी ऐसा मतलब क्रिएटेड है भगवान के द्वारा कि क्या बोले, जो हमारा जो बॉडी है उसमें क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट को बचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भगवान ने क्या एक प्रोड्यूस किया, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट्स बच्चों, ये करता है प्रोटेक्ट्स इनर
inner lining of the wall of stomach। बच्चों जो हमारा पेट है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे जो पेट की वॉल्स है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे जो गैस्ट्रिक ज्यूसेस है डिवाइड्स बाय थ्री टाइप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। आप समझ गए होंगे जो HCl है ये प्रोवाइड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए पेप्सिन एंजाइम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसलिए बच्चों ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है और जो म्यूकस है ये कुछ ज्यादा ही एसिडिक मीडियम का होता है तो उसी को हमारे जो स्टमक प्रोटेक्ट करने के लिए एक इनर लाइनिंग का काम करता है ये म्यूकस। अब बच्चों आपने कभी-कभी देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा जब खाना खा लेते हैं तो आपको एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी होने क्या कारण है? एसिडिटी होने का कारण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक नोट लिखिएगा बच्चों, एक नोट लिखिए, एक्सेसिव releasing of hydrochloric acid leads to acidity। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं सिर्फ करता हूं और हम बढ़ते हैं अपने आगे फर्दर टॉपिक की ओर। तो चलिए बच्चों अभी तक आपने ये टॉपिक को नोट कर लिया होगा, तो इसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा स्टमक जो है खत्म हो चुका है। तो बच्चों इसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या? लिवर। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिवर। तो लिवर में बच्चों हम चालू करते हैं, तो हम लिखते हैं पहली बात लिवर। तो बच्चों जो लिवर है वो एक एक्सेसरी ऑर्गन्स में आता है लिवर। और अगर बच्चे को आपको क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? उसका जवाब है क्या? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और बच्चों जो लिवर है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस, और वो जो बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है लिवर के द्वारा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल जूस का काम क्या है? सबसे मेन फंक्शन बाइल जूस का काम है फैट्स को इमल्सिफाई करना, और जो बाइल जूस है वो फूड को क्या करता है? वो अल्कलीन करता है। ओके, तो चलिए बच्चों पहले लिख लेते हैं, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और उसके बाद देखिए बच्चों ये क्या सेक्रेट करता है? सेक्रेट्स बाय जूस। एंड बाय जूस कहां स्टोर होता है बच्चों? बाय जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बच्चों जो गॉल ब्लैडर है वो लिवर के बिल्कुल नीचे ही होता है। ओके बच्चों, तो हम लिख ले रहे हैं कि बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब बाइल जूस बच्चों क्या करता है? फूड को क्या करता है? अल्कालाइन बनाता है। बाइल जूस मतलब अल्कालाइन मतलब बच्चों होता है बेसिक इन नेचर। बाइल जूस मेक्स फूड अल्कालाइन। और उसके बाद हम देखें बच्चों कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, और जो लिवर जो है सेक्रेट करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में बाइल जूस का काम क्या है? अल्कालाइन कर देना फूड को। अब बच्चों अगला क्या है? अगला क्या है? बाइल जूस हेल्प्स इन emulsification of fats। अब बच्चों emulsification of fats से क्या मतलब है? हम जो बच्चों खाना खाते हैं उसमें हमें फैट्स मिलता है। जो फैट्स जो है वो बच्चों एक तरह से देखा जाए तो लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में होता है। तो बच्चों जो बाइल जूस होता है उस लार्ज मॉलिक्यूल को, जैसे कि बच्चों ये फैट्स है लार्ज मॉलिक्यूल, इसको मैं बाइल जूस जब जाता है बाइल जूस
तो वो उसको इमल्सिफाई कर देता है, मतलब बच्चों इसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और बच्चों ये जो हो जाता है सेमी फ्लूइड टाइप का हो जाता है, सेमी फ्लूइड। और बच्चों फिर ये आगे हमारे पचने में आसानी होती है, इसको डाइजेस्ट होने में। तो चलिए बच्चों अब 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अभी तक आपने लिवर का लिख लिया होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। अब बच्चों जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका क्या नाम है, उसका नाम है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास ही बच्चों एक्सेसरी ऑर्गन्स में आता है। अब चलिए बच्चों अगर देखा जाए पैनक्रियास पहले लिख लेते हैं, हम पढ़ने क्या वाले बच्चों पैनक्रियास। अब पैनक्रियास में बच्चों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पैनक्रियास क्या करता है। बच्चों पैनक्रियास जो सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक फ्लूइड, जिसमें जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अब पैनक्रियाटिक फ्लूइड जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ट्रिप्सिन होता है बच्चों हेल्प करता है हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में और अच्छे से, जो कि पेप्सिन के द्वारा पहले किया जा चुका है, लेकिन और उसको अच्छे से करने के लिए ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो उसका मदद करता है। और बच्चों नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है लाइपेज। लाइपेज बच्चों क्या करता है, लाइपेज बच्चों जो होता है वो ग्लूकोज को और अच्छे से तोड़ता है। और बच्चों जो आखिरी है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो बच्चों लिखे पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास जो होता है बच्चों सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस which has various enzymes। अब बच्चों वो एंजाइम्स कौन से हैं, हमने अभी आपस में बात कर ही ली है। वो एंजाइम है बच्चों क्या, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो बच्चों चलिए जल्दी से लिख देते हैं, हो गया ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज हो गया बच्चों। और अब बच्चों क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हमारी हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों हमने पढ़ लिया क्या, जो ट्रिप्सिन है हमारे हेल्प करता है डाइजेशन में क्या, प्रोटीन। लाइपेज क्या करता है बच्चों, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड। तो बच्चों बाइल जूस ने पहले ही इसको और इमल्सिफाइड कर दिया था फैट्स को, और इसको ये इमल्सिफाइड फैट्स को भी और ब्रेक डाउन करने का काम करता है लाइपेज। तो बच्चों हम लिख रहे हैं हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। अब बच्चों नेक्स्ट पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये रहा बच्चों हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो चलिए 1 मिनट के लिए हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो बच्चों अब ये टॉपिक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या पढ़ने आ गए, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि किसका हिस्सा है, एलिमेंट्री कैनाल का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों आपको याद रखने वाली चीज है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है, वो 5 से 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। और बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट करता है फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। मतलब फाइनल डाइजेशन हमारा कहां पे होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बच्चों उसमें क्या होता है कि जो फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से लिखते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या होता है, 5 to 6.5 मीटर लॉन्ग। और बच्चों क्या होता है, सेक्रेट intestinal fluid which contains
वेरियस एंजाइम्स। ओके बच्चों, इतना हो गया वेरियस एंजाइम्स। और नेक्स्ट अगर हम लिखें तो नेक्स्ट आपके हिसाब से क्या होगा? पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था उसमें से हमने एक लिख लिया कि 5 से 6.5 मीटर लॉन्ग होती है और इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं फॉर फाइनल डाइजेशन, फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो बच्चों ये हो गया हमारा फॉर फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। और बच्चों इसमें क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड होता है फूड, एब्जॉर्ब्ड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फूड जो है एब्सॉर्ब हो जाता है सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड बच्चों क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम इसके आगे देखें तो बच्चों अब एक चीज देखिए, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है और जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो बच्चों प्रोटीन है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है, अमीनो एसिड। तो बच्चों हमारे बॉडी में जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम फैट्स खाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोटीन खाते हैं अमीनो एसिड में हो जाता है। तो चलिए बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों इसके साथ हम एक बार इसका एक डायग्राम देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये रहा, समझ लीजिए ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद जो बच्चों ये है हमारा ये हमारा बच्चों एनस होता है और बच्चों ये जो है हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, और बच्चों हमारी इंटेस्टाइन और यहीं पे हमारा वो होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, हाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मैं आपके लिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ एक बार। तो बच्चों ये जो हमारा एरिया है, मतलब ये जो एरिया होता है जहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। इसके बाद जो बच्चों यहाँ होता है इसको कहते हैं जेजुनम और उसके नीचे बच्चों जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? इलियम। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो इसके बाद बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है जिसको विलाई नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या हम पढ़ रहे थे? हम पढ़ेंगे अब विलाई के बारे में। अब जाने तो विलाई क्या होता है। विलाई बच्चों होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जैसे हमारी उंगलियां हैं वही उसी टाइप्स की, उसी शेप की ये विलाई होती है जो कि प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में। और ये प्रेजेंट होती है तो इसका फायदा क्या है बच्चों? ये हमारे एब्जॉर्ब, आप तो जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मदद किसमें करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। अब अगर ज्यादा एरिया रहेगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा हम फूड को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इसलिए विलाई प्रेजेंट होती है। समझ लीजिए ये जो विलाई है इसका शेप ऐसा होता है, इसका शेप ऐसा होता है। आप एक चीज देखिए, अगर कोई आप धागे को एक इतने ही बड़े धागे को सीधा रखें और एक और उसी को मोड़ के रखें, तो जो मुड़ा हुआ है अगर उसको मैं ऐसे खोलूं तो वो सीधा ज्यादा बनेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और बच्चों इसमें जो ब्लड वेसल्स जो होती है बहुत ज्यादा होती है, जो कि फूड को मदद करती है कन्वर्ट होने में, एनर्जी देने के लिए। तो बच्चों चलिए लिख लेते हैं, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो बच्चों विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। और ये बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने का फायदा क्या है? इट हैज मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
तो बच्चों इससे जो एरिया होता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन करने के लिए बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन। और बच्चों इसमें क्या होता है, रिचली सप्लाइड ऑफ ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड होता है किसका बच्चों, ब्लड वेसल्स का, विच हेल्प टू रीच द food to every and each part of cell। तो बच्चों हमारा ये क्या, मैं बोलता हूं जो विलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, इट हैज मोर, या फिर बच्चों इसके अलावा हम इंक्रीज भी लिख सकते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद बच्चों ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से, जो कि मदद करती है किसमें, फूड को एवरी पार्ट ऑफ द सेल्स तक पहुंचाने के लिए। और बच्चों ये जो होता है, जो बच्चों ये हमारा स्टोर होती है एनर्जी, वो क्या काम करती है, हेल्प्स टू प्रोवाइड एनर्जी, रिपेयर टिश्यूज and help to recover any damage of body। तो बच्चों इसी के साथ गिलाई जो हमारा खत्म हो चुका है, तो आपको इसको देखना है तो देख लीजिए, और मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बच्चों दो बहुत छोटे टॉपिक बच गए हैं। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई था, तो विलाई भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें इसके बाद क्या पढ़ना है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को बच्चों कोलोन नाम से जाना जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन का मतलब क्या है बच्चों, जो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर कह सकते हैं हम। तो बच्चों 1 मिनट आप देख लीजिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हम इसको बच्चों क्या कहते हैं, कोलोन। और बच्चे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर में मदद करता है। बच्चों इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो चलिए इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या बच्चों, हमारा जो होता है हमारा इजेशन, या फिर बच्चों हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो हम रिमूव करते हैं वेस्ट, उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन, जिसमें हम अनएब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं। तो पहले चलिए बच्चों आप एक बार यही देख लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक वाइज टॉपिक करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले मैं इसको मिटा ही देता हूं, फिर हम नेक्स्ट चालू करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते क्या है, रेक्टम एंड एनस। अब बच्चों जो हम खाना खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड, जिसमें बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, उसको हम एनएस के थ्रू निकालते हैं। अब बच्चों अब एनएस के थ्रू निकालते हैं तो वो पहले कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर होता होगा, फिर उसके बाद हम उसे निकालते हैं। तो बच्चों जो स्टोरिंग पार्ट है हमारे बॉडी का, उसको रेक्टम कहा जाता है, जहां हम ये मटेरियल स्टोर करते हैं और फिर बाद में उसको रिमूव कर देते हैं आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। तो बच्चों इसके लिए भी एक ही पॉइंट है, सिर्फ इजेशन, रिमूवल ऑफ undigested and unabsorbed food, तो चलिए बच्चों आपने ये तो देख ही लिया। अगर आपको वीडियो पॉज करके देखनी है तो आप देख लीजिए, और हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है न्यूट्रिशन इन
ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, लाइफ प्रोसेस चार्ट प्लांट्स उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ लिया। अब बच्चों हमें दो छोटे छोटे से टॉपिक और कवर करने हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एमोबा एंड न्यूट्रिशन इन पेरिमीशियम। तो बच्चों न्यूट्रिशन इन एमोबा क्या है, पहली बात हम जानते हैं एमोबा है क्या। एमोबा जो है बच्चों वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब बच्चों क्या, जो सिंगल सेल है जिसका, उसमें सिंगल सेल है बच्चों। जो हमारी बॉडी है वो बहुत टाइप्स के सेल से बनी हुई है जिसके लिए हमें हमारी बॉडी को मल्टीसेलुलर कहा जाता है। लेकिन जो एमोबा है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है। तो चलिए बच्चों एक बार हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, सबसे पहले हम बच्चों एक डायग्राम के फॉर्म से उसे समझेंगे, उसके बाद हम अपना माइंड मैप से समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक बात आप देख लीजिए कि एमोबा जो होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ओके, उसके बाद आप देखते जाइए खाली। ये बच्चों मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप बना रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बच्चों ये जो एमोबा है अपना मुंह बंद कर लेता है और फूड को अंदर ले लेता है। और इसके बाद बच्चों ये जो है इसको डाइजेस्ट कर लेता है। अब देखिए पहले बच्चों ये क्या है, ये है फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल। और जो बच्चों एमोबा के अंदर है ये क्या है, न्यूक्लियस। आप सभी जानते हैं कि जो सेल होता है सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये उसका न्यूक्लियस है। एमोबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है, वो इंडेफिनेट इन शेप होता है। ये फूड पार्टिकल जब एमोबा के सामने रहता है तो उसके बाद जो एमोबा होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसने बनाया इसको कहा जाता है सूडोपोडिया। इसमें जो बच्चों पी वर्ड होता है साइलेंट होता है, सूडोपोडिया। और इसने क्या किया बच्चों, फूड पार्टिकल जो है उसको अपने अंदर पकड़ रहा है। और उसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि इसने फूड पार्टिकल को पूरा अंदर ले लिया सूडोपोडिया के अंदर। तो बच्चों ये जो अंदर में एरिया है इसको कहा जाता है क्या, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। उसके बाद जो बच्चों ये जो है एमोबा इसको पूरा डाइजेस्ट कर लेता है और जो वो जो फूड मटेरियल का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको अपने सरफेस से रिमूव कर देता है और खुद दूसरी जगह आ जाता है। तो चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से अपनी कॉपी में इसे राइट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम चालू करते हैं इसको माइंड मैप की फॉर्म से समझते हैं। तो चलिए अभी तक आपने इसको देख लिया होगा, तो आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थ्रू दी माइंड मैप फॉर्म और लिखते हैं इसके बारे में। माइंड मैप के मतलब से समझते हैं कि एमोबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो बच्चों ये हमने लिख लिया क्या, अमीबा। अमीबा जो होता है बच्चों अपने सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की हेल्प से बच्चों ये अपना क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को, कैप्चर फूड। और बच्चों जो सूडोपोडिया क्या है, ये बच्चों है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चों वो एक्सटेंशन के रूप में इसका खाना खाने के लिए मदद करती है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये कैप्चर कर लेता है फूड को। उसके बाद बच्चों ये उस फूड को टेक इन करता है, टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल। और फिर बच्चों ये क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। और बच्चों जब तक ये फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद बच्चों ये क्या करता है, जो डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस ऑफ फूड, जो सिंपल सब्सटेंसेस मिलते हैं ऐसे डाइजेशन करने के बाद वो उनको अपने डिफ्यूजन की मदद से अपने पास रख लेता है, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस ऑफ फूड। उसके बाद बच्चों क्या करता है, डाइजेशन के बाद क्या करता है, रिमूव the undigested food, remove the undigested food। और remove the undigested food कर देता है बच्चों। और इस पे इतना खत्म हो गया, आप एक बार इसे देख लीजिए।
तो चलिए बच्चों, ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब हमने न्यूट्रिशन अमोबा से समझ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो बच्चों हम करने जा रहे हैं आगे एक और ऑर्गेनिज्म के बारे में समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम भी बच्चों एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ। तो न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में पहले बच्चों एक बार हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जो बच्चों पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वही जूते जैसा है। कैसा बच्चों, ये जूते जैसा। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि ये जो है इसको कहा जाता है मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें बच्चों दो न्यूक्लियस होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। और बच्चों ये जो होता है इसे कहा जाता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। और बच्चों ये जो है इसको कहा जाता है क्या, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है क्या, एनल पोर, एनल पोर। और बच्चों इसकी बॉडी में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बच्चों ये हमने समझ लिया कि पैरामीशियम है, ये ओरल ग्रूव से खाना बच्चों इंटेक करता है और एनल पोर से डाइजेस्टेड फूड को निकाल देता है। और बच्चों इसमें मैक्रोन्यूक्लियस होता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होता है। और इसकी बॉडी बच्चों बहुत छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि सीले नाम से जाना जाते हैं, जो कि हेल्प इसकी क्या करते हैं, मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। तो बच्चों अगर हम इसको थोड़ा लिखें तो हम इसमें लिखेंगे पैरामीशियम, पैरामीशियम टेक्स फूड फ्रॉम ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव and digest and doing digestion from anal pore, anal pore, and there are hair like structures present on the surface of paramecium, which helps it in movement and capturing food, चलिए बच्चे आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ लंबी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू हो गया, हुज नेम इज रेस्पिरेशन। तो चलिए इसी के साथ बच्चों हमने न्यूट्रिशन पूरा खत्म कर लिया है और हम शुरू करने जा रहे हैं क्या बच्चों, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन जानने से पहले बच्चों एक अपना डाउट बहुत क्लियर करना जरूरी है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अंतर क्या है। अब दोनों तो लोग सेम ही समझते हैं, तो चलिए एक बार हम ब्रीथिंग समझते हैं। अब ब्रीथिंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक गहरी सांस लेनी पड़ेगी और उसे छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद हम समझते हैं आपने जो ये प्रोसेस किया इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रीथिंग। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, ब्रीथिंग। अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में बोला जाए, द प्रोसेस इन विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड एंड द process of inhalation and exhalation occurs is known as
ब्रीथिंग। तो बच्चों जो सिर्फ हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं वही ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच gases are exchanged and exhalation and inhalation occurs is known as ब्रीथिंग। तो बच्चों आप ब्रीथिंग आप समझ गए हो कि ब्रीथिंग होती क्या है। जो बच्चों हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसी को ब्रीथिंग कहा जाता है। अब रेस्पिरेशन क्या है फिर बच्चों। अब इसी के साथ साथ हम दोनों टॉपिक एक साथ समझेंगे क्योंकि दोनों टॉपिक को डिफरेंशिएट हमें करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि है क्या ये रेस्पिरेशन। अब बच्चों रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहली बात, रेस्पिरेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के पास सेल है वो ऑक्सीजन की मदद से जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है बच्चों, बनता है एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारी बॉडी निकाल देती है और जो एनर्जी जो यूजफुल थिंग है उसको अपने पास रखती है। और जो प्रोसेस होता है बच्चों ग्लूकोज और का ब्रेकडाउन जिसमें होता है उस प्रोसेस को ही हम कहा जाता है क्या, रेस्पिरेशन। तो लिख देते हैं the process in which glucose are broken down in the presence of oxygen and produces energy of cells in our body is known as respiration। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से आप ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि बच्चों जो ब्रीथिंग है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि हम करते हैं कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को बच्चों ब्रीथिंग कहा जाता है। और जो बच्चों हमने सांस ले ली, जो ऑक्सीजन हमने ले लिया वो हमारे सेल्स के जो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमारी बॉडी कैसे वो रिएक्शन परफॉर्म करती है तो इसी को समझने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पहले पढ़ते हैं हमारी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होती है। बच्चों जब हम सांस लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन। तो बच्चों जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन जिसको O2 कहते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन बच्चों कहां जाती है, हमारे लंग्स में। लंग्स से कहां बच्चों जाती है, ब्लड में। ब्लड से बच्चों कहां पहुंचा देता है, सेल के पास। और बच्चों सेल के पास तो पहले से क्या है, ग्लूकोज। बच्चों सेल के पास क्या है, ग्लूकोज। और जब उसके पास ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है तो रिएक्शन होता है तो बच्चों बनता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो हमारी बॉडी बच्चों ये जो एनर्जी इसको यूजफुल होता है तो इसको रख लेती है और बाकी को CO2 और वाटर को तो बच्चों पसीने की फॉर्म में निकाल देते हैं जिसको स्वेट कहते हैं। CO2 को दोबारा ब्लड से लंग्स में जाता है, और लंग्स इसको कहां बच्चों क्या कर देती है, एक्सहेल आउट। और बच्चों जो लंग्स है उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगी, एक्सहेल। और इस प्रोसेस क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सहेलेशन। तो बच्चों इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा बच्चों पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन।
ये चार्ट बच्चों समझने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसलिए आप इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। तो बच्चों, तो चलिए इसी के बाद हम चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अब इसी में जो हमने रिएक्शन लिखा है इसको हम अच्छे से लिखते हैं। अब बच्चों इसी रिएक्शन को हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। रिएक्शन क्या है बच्चों? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ये है बच्चों फॉर्मूला। ओके, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन ये क्या बनाता है बच्चों? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बच्चों हमारी जो सेल है उसके पास ग्लूकोज कहां से आता है? फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों ये आता है फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड से, या फिर हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से। और ये बच्चों कहां से आता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और बच्चों ये जो होता है इसको हम इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इन दोनों को हम बच्चों क्या कर देते हैं? एक्सेल, मतलब हम बाहर छोड़ देते हैं। एनर्जी है यूजफुल जिसको हम अपना इस्तेमाल में लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार आप इस लेक्चर को देख लीजिए और लिख लीजिए। और इसी के बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको अच्छे से करना है। तो बच्चों ये लीजिए ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो बच्चों एक बार हम मार्कर में पेन इंक डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। आजकल बच्चों इंक भी बहुत ज्यादा महंगी हो रही है, तो इसी के साथ साथ हम मार्कर में कम इंक डालते हुए और इंक बचाते हुए आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस इंक किससे बनती है? कार्बन से, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ हमने मार्कर में डाल दिया है इंक और हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अब आगे बच्चों क्या है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब बच्चों पहले हम इंक थोड़ा बंद कर दें। अब ब्रीथिंग में बच्चों क्या है? प्रोसेस ऑफ exchange, breathing process of exchanging gases and exhalation and inhalation। तो बच्चों प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस एंड एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रीथिंग। और इसमें क्या होगा बच्चों? प्रोसेस इन विच glucose breakdown and produce energy, और बच्चों इसमें जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रेस्पिरेशन। अब बच्चों ये जो प्रोसेस है ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस। इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस बच्चों जो हम खुद से कर सकते हैं। और बच्चों ये क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। इट इज अ केमिकल प्रोसेस। अब इसके बाद हम बच्चों देखें, इसमें बच्चों क्या होता है? इसमें एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड, और इसमें क्या होता है बच्चों? एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एक मिनट बच्चों मैं आ रहा हूं। तो चलिए इसी के साथ बच्चों अभी अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखेंगे बच्चों। तो इसमें क्या हो गया बच्चों? इट, और इसमें चौथा पॉइंट हो गया बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन
लंग्स। बच्चों ये जो होता है हमारे लंग्स में, ये रिएक्शन जो होती है हमारे लंग्स में होती है, ये कहाँ होती है बच्चों, ये होती है हमारे सेल्स में बॉडी के। ये टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ बॉडी। तो बच्चों इसी के साथ आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अपना टॉपिक फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने न्यूट्रिशन में मैक्सिमम टाइप्स पढ़े थे, वैसे अब हम इसके भी टाइप्स पढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं। अब देखिए यहां पहले लिख लेता हूं, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। अब इसके बच्चों कितने टाइप्स हैं, एक है एरोबिक, एक है एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक respiration and respiration। अब बच्चों इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो है बच्चों ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये जो प्रोसेस है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये बच्चों किस में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एन से बच्चों आप समझ लीजिए, ए से एब्सेंट और ए से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों अब इसमें हम दिख रहा है इसके आगे टाइप्स नहीं है, लेकिन इसके आगे टाइप्स है। अब इसके भी बच्चों क्या है, 2 टाइप्स हैं। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो इसको बच्चों कहते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। और बच्चों इसको हम कहते हैं क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो चलिए बच्चों आप पहले इतना देख लीजिए, अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं। अब बच्चों इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, ये जो है बच्चों ये पूरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये बच्चों क्या होता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब लेक और एब्सेंस में अंतर क्या है, एब्सेंस मतलब पूरी तरह बच्चों कि हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, और लेक मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन है हमारे पास लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। अब बच्चों इसको याद करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन तो वैसे याद कर लेंगे, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप सब याद कर लेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब बच्चों अल्कोहलिक ए से होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एल से होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ये हो गया बच्चों लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आप देखिए, इसके बाद बच्चों जो हमारा ग्लूकोज है, पहले जो हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पहले हमारा सेल उसे कन्वर्ट किसमें कर देता है बच्चों, पायरुवेट में, पायरुवेट। ये बच्चों क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों। और ये जो प्रोसेस होता कहां पे, ये जो होता है बच्चों प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म। अब बच्चों पायरुवेट के बाद हमारे पास क्या बच्चों थी, 3 कंडीशन, एक एरोबिक थी, एक एनारोबिक थी, और एक एनारोबिक के 2 पार्ट्स थे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए बच्चों इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बच्चों कौन सी होती है। अब बच्चों जो इसमें होती है, अब इसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में देखिए बच्चों, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया साइटोप्लाज्म में। अब ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है बच्चों, CO2 H2O Energy, ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद और ये बच्चों होता कहां पे, प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया।
बच्चों ये जो प्रोसेस है तीनों टाइप्स की रेस्पिरेशन में सेम रहेगी जो कि साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन ये बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल में होती है। अब बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब देखिए लेक ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की कमी। आपने देखा होगा जब आप कभी भी एक्सरसाइज करने जाते होगे और आप रनिंग कर रहे होगे, स्पेसिफिकली जब आप रनिंग करोगे तो आपकी बॉडी में जो हम ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं और ऑक्सीजन जो है कम लेते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो आप देखते हो जैसे कि आपने आज बहुत ज्यादा रनिंग कर ली तो आपके जो पैरों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में। अब उसका दिक्कत क्या, आंसर क्या है इसका? क्यों होता है ये? क्योंकि बच्चों यहाँ क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। और बच्चों इसी से जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है उसके क्या कहते हैं? क्रैम्प्स। और बच्चों इससे बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड है एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस से। और इससे क्या बनता है बच्चों? इससे बनता है अल्कोहल या फिर चलो बच्चों इथेनॉल लिख देते हैं। और बच्चों ये जो प्रोसेस है पहली बात कहां प्लेस होता है? इन द स्केलेटल बॉडी, इन आवर स्केलेटल, इन ऊपर लिख देते हैं बच्चों थोड़ा, इन आवर स्केलेटल बॉडी। हमारी स्केलेटल बॉडी में बच्चों ये होता है। जो बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेक ऑफ ऑक्सीजन में हमारे स्केलेटल बॉडी में। और बच्चों ये जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या बनता है बच्चों? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब बच्चों ये जो होता है ये किसमें होता है? ये होता है ईस्ट में। बच्चों ये ईस्ट में होता है। और ये जो बच्चों ये है इसमें एथेनॉल बनता है। मतलब एथेनॉल क्या होता है बच्चों? अल्कोहल, इसलिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम जाना जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इसलिए लैक्टिक फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और बच्चों इसमें जो ये है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ही रहता है। जैसे बच्चों यहाँ पे होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हुआ था, और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसका रिएक्शन करेंगे तब भी वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ही रहेगा। बट लैक्टिक एसिड में क्या होता है बच्चों? 2 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल जाता है। तो बच्चों ये जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। एक मिनट बच्चों, हमसे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने 3 2 थोड़ा ऊपर लिख दिया, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, और बच्चों ये होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। तो इसके बाद हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? डिफरेंसेस। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? डिफरेंसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक में अंतर, एनारोबिक। तो बच्चों आप भी अपने पेज को पोर्ट्रेट में करके एक साइड एरोबिक और एक साइड एनारोबिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और बीच में लाइन खींच के आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। और ऐसे आप अपनी कॉपी में लाइन बना लीजिए, और हम चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो एरोबिक में बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, और इसमें क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। और बच्चों इसमें क्या होता है? कंप्लीटली ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और बच्चों इसमें एक और हो गया इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों इनमें एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? तो बच्चों अब एरोबिक में देखेंगे कि एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं CO2 एंड वाटर और एनर्जी। एनर्जी तो बच्चों समय थोड़ा कॉमन है तो हम नहीं लिखेंगे। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। इसमें बच्चों क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट्स आर एथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड
CO2। देख लीजिए बच्चों, अगर आपके हिसाब से और कोई पॉइंट छूट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जल्दी से आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों लेकिन मैं आपको इसमें बताऊं एक पॉइंट, हमको जब भी पेपर में लिखने को आएगा और अगर हमको दिया गया हो, हमने बच्चों अभी तक 3 पॉइंट लिखे और पेपर में आगे 4 नंबर का, तो उसमें कम से कम हमें 4 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। तो बच्चों एक अगर पॉइंट और हम सोचें तो बच्चों ये जो प्रोसेस थी है सिर्फ इसमें और की साइटोप्लाज्म में, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, साइटोप्लाज्म ओनली। और बच्चों ये जो प्रोसेस थी ये कैसी हो रही थी, इट अकर्स इन, सॉरी बच्चों ये एरोबिक है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ, माइटोकॉन्ड्रिया बोथ। बट बच्चों इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, प्लाज्म ओनली। तो इसी के साथ बच्चों आप इसको ड्रॉप डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर थोड़ा पसंद आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और बच्चों जो ये आज मैंने पढ़ाया लेक्चर 3 इसकी PDF भी आ जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और आपके लिए हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के चैनल बना रखे हैं, तो वहां पे जल्दी जाके हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगे हैंड नोट्स एंड ऑल द लिंक्स ऑफ द लेक्चर और भी बहुत कुछ जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी फर्दर एजुकेशन में। So thank you so much for watching this lecture number 3 and we will meet super soon as well as possible. So thank you so much.